जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। जनसंख्या संगठन में आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रामीण नगरीय जनसंख्या, साक्षरता और व्यावसायिक संरचना पर। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ग्रामीण नगरीय संगठन अर्थात रूरल अर्बन कंपोजिशन के ऊपर। ग्रामीण नगरीय संगठन को निवास के आधार पर उनके रहने के हिसाब से दो भागों में बांटा गया है। एक है ग्रामीण क्षेत्र यानी रूरल एरिया और दूसरा है नगरीय क्षेत्र यानी अर्बन एरिया। अब आप ये सोचेंगे भी इनको दो भागों में क्यों बांटा गया, हम इसका एक साथ अध्ययन क्यों नहीं कर रहे। देखिएगा, इन दोनों ही एरियाज में, चाहे ग्रामीण की बात करो चाहे नगरीय एरिया की बात करो, इनकी आजीविका में और सामाजिक परिस्थितियों में अंतर है, इसलिए हम इनको अलग अलग अध्ययन करते हैं यहां पर। अब बात आती है कि ग्रामीण क्षेत्र किसे कहते हैं या ग्रामीण जनसंख्या किसे कहते हैं। देखिएगा, गांव में रहने वाली जनसंख्या को ग्रामीण क्षेत्र या ग्रामीण जनसंख्या कहा जाता है और नगरों में रहने वाली जनसंख्या को नगरीय जनसंख्या कहा जाता है। हम इनका साथ में तुलनात्मक अध्ययन भी कर रहे हैं। तो गांव में रह रहे हैं वो ग्रामीण क्षेत्र हो गया, नगरों में रहने वाली जनसंख्या को नगरीय क्षेत्र या नगरीय जनसंख्या कहा जाता है। दूसरी बात आती है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं अधिकतर प्राथमिक कार्यों से जुड़े हुए रहते हैं। अब आप ये सोचेंगे भी प्राथमिक कार्य कौन से होते हैं। प्राथमिक कार्य वो होते हैं जो डायरेक्ट, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कृषि करना, पशुपालन करना, खनन करना, लकड़ी काटना, ये सारे काम हैं वो प्राथमिक कार्य है। जबकि नगरीय क्षेत्र है वो गैर प्राथमिक कार्यों से जुड़े हुए रहते हैं, जैसे उद्योग है, परिवहन है, व्यापार है या किसी प्रकार की जो सेवाएं दी जाती है वो इसके अंतर्गत आती है। और आगे जाकर हम पढ़ेंगे भी इसके अंतर्गत द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय है वो आते हैं। तो नगरीय क्षेत्र है वो गैर प्राथमिक कार्यों से ज्यादा जुड़ी होती है और ग्रामीण जो लोग हैं वो प्राथमिक कार्यों से ज्यादा जुड़े हुए होते हैं। अब हम इसका एक कंपैरिजन और करते हैं और वो कंपैरिजन है डेवलप्ड कंट्री और जो विकासशील देश है, यानी विकसित देश और विकासशील देशों का। विकसित देश उदाहरण ले लेते हैं, जैसे यूरोप महाद्वीप के ज्यादातर जो देश हैं वो विकसित कंट्री है। तो यूरोप के अंदर जो लोग हैं गांवों के अंदर पुरुष ज्यादा रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, विकसित देश या यूं कह दें भी यूरोप के विकसित देशों में गांवों के अंदर पुरुष मेन हैं वो अधिक रहते हैं, जबकि विकसित देश अर्थात यूरोप की बात कर रहे हैं, नगरों के अंदर, शहरों के अंदर है वो महिलाएं अधिक रहती हैं। यूरोप के गांव में पुरुष अधिक मिलेंगे जबकि नगरों के अंदर महिला अधिक मिलेगी। अब आप ये सोचें भी गांव में तो पुरुष अधिक है, चलो ठीक है, शहरों में महिलाएं अधिक क्यों हैं? क्योंकि विकसित देशों में जो महिलाएं हैं वो पढ़ी लिखी है, यानी महिलाओं का शिक्षित होना एक कारण है भी ये गांव को छोड़कर शहरों में आती है। दूसरी बात आती है भी इनको वहां रोजगार की अधिक संभावनाएं हैं, क्योंकि गांव तो गांव ही रहते हैं, शहर में इनको पता है भी आपकी वैल्यू रहेगी। तो महिलाओं का पढ़ा लिखा होना और दूसरा रोजगार की अधिक संभावना शहरों में होना, इस वजह से महिलाएं नगरों में ज्यादा आ जाती है, यानी प्रवास करती हैं। और तीसरा कारण आ जाता है सामाजिक बुराइयों का कम होना। शहरों के अंदर जो हमारी सामाजिक कुरीतियां हैं, जैसे भ्रूण हत्या की बात कर लें या घरेलू हिंसा, दहेज वाली जो समस्याएं हैं उनकी बात कर लें, वो शहरों में कम मिलती है। तो ये तीन प्रमुख तथ्य हैं जिनकी वजह से विकसित देशों के अंदर नगरों में महिलाएं आपको अधिक मिलेगी। अब बात आती है विकासशील देश, जैसे एशिया या अफ्रीका की बात करें तो यहां पर गांवों के अंदर महिलाएं अधिक मिलेगी। तो पुरुष कहां गए? तो पुरुष चले गए बाहर, यानी प्रवास कर गए। किसके लिए? आपको पता है अधिकतर रोजगार के लिए ही बाहर जाते हैं पुरुष। तो विकासशील देशों के गांव में महिलाएं अधिक मिलेगी, जबकि नगरों के अंदर
पुरुष है वो अधिक मिलेंगे, क्योंकि वो भी रोजगार के लिए वहां पर आ गए। जैसे महिलाएं विकसित देशों में अधिक आती है, वैसे ही विकासशील देशों में पुरुष हैं वो नगरों की तरफ है वो अधिक अट्रैक्ट होते हैं। एक चीज यहां एक बहुत प्यारा प्रश्न भी बन जाता है कि विकासशील देश या एशिया अफ्रीका के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं हैं वो अधिक मिलती है, ये नगरों में क्यों नहीं जाती? जो रह गई ये नगरों में क्यों नहीं जाना पसंद करती? इसके भी कारण हैं, जिसमें सबसे पहला कारण है कि नगरों में आवास की कमी। उनको लगता है भैया रहने के लिए आसानी से जगह नहीं मिलेगी, और अगर मिल गई तो रहने सहने में अधिक खर्चा आएगा, मकान बहुत महंगा मिलेगा, सब्जी बहुत महंगी मिलेगी, और शहरों में पता है छाछ भी मांग कर लाने वाली बात नहीं है, मोल ही लानी पड़ेगी, जबकि गांव के अंदर तो क्या है पड़ोस के यहाँ ही मिल जाएगी। तो ये फायदा है। तीसरा ये रहता है कि महिला सुरक्षा की कमी, ज्यादा सुरक्षित नहीं है शहरों के अंदर महिलाएं, उनको ये भी लगता है। और चौथा है रोजगार के अवसर कम, उनको लगता है भी वहां हमें ये जरूरी नहीं भी रोजगार मिल जाएगा। और अब तो इन विकासशील देशों में जैसे इंडिया की बात करूं, भारत की बात करें तो नरेगा योजना चल रही है, तो ये भी एक योजना इसी उद्देश्य से चलाई गई ताकि जो प्रवास है उसको रोका जाए। पुरुष महिलाएं जो गरीब है वो बाहर नहीं जाए, उनको गांव के अंदर ही रोजगार मिल जाए। ये इस उदाहरण से आप ये भी समझते होंगे अब भी जनसंख्या संगठन में ये चीजें क्यों पढ़ी जाती हैं। जब इन आंकड़ों की, चाहे वो लिंगानुपात की बात हो, चाहे आयु संरचना की बात करो, चाहे ग्रामीण नगरीय संगठन की बात करो, ये बातें, ये आंकड़े जब हमारे सामने आएंगे तब गवर्नमेंट उनके हिसाब से पॉलिसियां बनाती है, नई नई स्कीम बनाती है, ताकि उन चीजों को जो नेगेटिव चीज है उसको बढ़ावा है वो नहीं मिल पाए। तो ये चीजें, इतनी बातें आपको ग्रामीण नगरीय संगठन में अच्छे से दिमाग में रखनी है। भी गांव में रहने वाले ग्रामीण क्षेत्र, नगरों में रहने वाली नगरीय जनसंख्या होगी। गांव के लोग हैं वो प्राथमिक कार्य से, वो गैर प्राथमिक कार्य से। यूरोप या विकसित देशों में गांव में पुरुष अधिक मिलेंगे, जबकि नगरों में वहां महिला अधिक मिलेगी। उसके कारणों पर हमने बात की। और विकासशील जैसे या एशिया या अपने भारत की बात करें, गांव में महिलाएं अधिक मिलेगी, जबकि इनके नगरों में पुरुष है वो अधिक मिलेंगे। महिलाएं हैं वो अधिक है, वो नगरों में क्यों नहीं जाना चाहती, उसके ऊपर भी हमने ये बात की। तो आपको यहां कंसेप्ट सीखना है। यहां कोई आपने देखा, कोई हम डाटा नहीं रट रहे हैं, आंकड़े नहीं रट रहे हैं, वो तो आजकल गूगल बाबा ही बता देता है। हमें कंसेप्ट को समझना है भी हमारे सिलेबस में ये चीज है वो क्यों जोड़ी गई है। तो अब आप इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं साक्षरता के ऊपर, लिटरेसी। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं भी साक्षर किसे कहते हैं। हम अपने देश भारत के हिसाब से इसको यानी इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। 7 वर्ष या इससे अधिक, 7 वर्ष या इससे अधिक उम्र का व्यक्ति जिसमें पढ़ने लिखने के साथ साथ गणना करने की योग्यता हो, वो साक्षर कहलाता है। एज क्या रखी है? 7 या 7 से अधिक, जो पढ़ लिख सकता हो और साथ में अपनी दैनिक जीवन की जो कैलकुलेशन है, बाजार का हिसाब किताब है, वो कर सके, वो व्यक्ति साक्षर कहलाता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जब उसमें समझ आती है तो वो अपनी जो प्राचीन रूढ़िवादिता है, जो सामाजिक बुराइयां हैं, वो उनको छोड़ता है और एक अच्छे आधुनिक युग की तरफ है वो बढ़ता है। तभी तो कहा जाता है कि साक्षरता है वो सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होती है। उस देश के अंदर सामाजिक रूप से कितना विकास हुआ, आर्थिक रूप से कितना विकास हुआ, इसकी सूचना देता है साक्षरता। इसलिए हम साक्षरता के ऊपर बात करते हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे यह फर्क पड़ता है भी व्यक्ति में रहन सहन का जो लेवल है उसमें सुधार आ जाएगा, यानी रूढ़िवादिता छोड़कर आधुनिकता के तरफ जो अच्छी चीजें हैं उनका वो अपनी समझ के आधार पर इस्तेमाल करता है। दूसरा है कि महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार होता है। तीसरा है कि शैक्षिक सुविधा उपलब्ध होती है। इससे जब पढ़ा लिखा होगा तो वो और ज्यादा एजुकेशन डेवलपमेंट है वहां करने में सक्षम होगा, इसके लिए उसमें समझ विकसित होती है। चौथा है कि सरकारी नीतियों का जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है उनको समझने में सहायक होगा।
कई बार ये होता है गवर्नमेंट कोई योजना चला देती है और जो आदमी अच्छे से जिसके अंदर समझ नहीं है पढ़ने लिखने की, वो उसको समझ नहीं पाता है और उस तक वो सूचना ही नहीं जो प्राप्त है वो हो पाती है और इस वजह से वो एक अच्छी योजना से वंचित हो सकता है। तो इसलिए हमें साक्षरता के ऊपर, शिक्षा के ऊपर है वो सबसे ज्यादा खर्चा है वो करना चाहिए, क्योंकि इससे भी सामाजिकता के साथ साथ हमारे देश का आर्थिक विकास भी होता है। तभी तो भारत सरकार ने योजना चला रखी है, एक नारा दे रखा है कि पढ़ेगा भारत बढ़ेगा भारत। इसी के तहत अपने जो शैक्षिक कार्यक्रम हैं वो भारत के अंदर संचालित है, जो जितनी भी योजनाएं हैं वो उसी के तहत है। तो पढ़ेगा भारत बढ़ेगा भारत, लेकिन ये कब होगा? जब कह रहे हैं भी जब हमारी लिटरेसी रेट, हमारी साक्षरता है उसके अंदर ग्रोथ होगी, तभी ऐसा हो पाएगा। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमें पढ़ना चाहिए और अपना और अपने देश का विकास करने में योगदान है वो देना चाहिए। और अब बात करते हैं जनसंख्या संरचना संगठन के अंतिम टॉपिक पर। हम यहां तक पहुंच गए हैं और वो टॉपिक है अपना व्यावसायिक संरचना, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर रहे हैं। आपको पता है हमने जब आयु संरचना पढ़ी थी तो 3 वर्ग पढ़े थे, बाल आयु वर्ग, वयस्क आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग। और उसमें हमने आपको ये बताया था जो वयस्क आयु वर्ग है 15 से 59 वर्ष वाली जो बात है उसे कार्यशील जनसंख्या भी कहा जाता है, वर्किंग पॉपुलेशन कहा जाता है। ये मुद्दा उसी से जुड़ा हुआ है। तो व्यावसायिक संरचना में क्या बात आती है? इसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है कि हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन है, कार्यशील जनसंख्या है, वो किन किन कार्यों को करती है, किन कार्यों को करने में उनका कितना प्रतिशत है, कितना अनुपात है, ये चीज इसके अंदर अध्ययन की जाती है। व्यक्ति को क्या है, अपने जीवन यापन के लिए वो बहुत सी आर्थिक गतिविधियां करता है, इनकम प्राप्ति के लिए करता है जी, उन्हें ही व्यवसाय कहा जाता है। यहां 4 प्रमुख व्यवसाय आपके सामने लिखे हैं, प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय और चतुर्थक व्यवसाय। सबसे पहले आता है प्राथमिक व्यवसाय। आगे जाकर इनके बारे में चैप्टर वाइज भी ये सारे व्यवसाय हैं वो अपने पाठ्यक्रम के अंदर है। प्राथमिक व्यवसाय वो जो डायरेक्ट प्राकृतिक की जो चीजें होती है उन पर जुड़े हुए होते हैं, जैसे कृषि करना, पशुपालन, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, खनन करना। ये कार्य अगर व्यक्ति कर रहा है, कार्यशील जनसंख्या का कोई व्यक्ति, तो इसका मतलब वो प्राथमिक कार्य, प्राइमरी जो वर्क है उससे जुड़ा हुआ है। अगर वो द्वितीय काम कर रहा है, द्वितीय काम में आते हैं विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग यानी इंडस्ट्री आ गई, उद्योग आ गए, निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन की चीजें आ गई, पुल बनाना, मकान बनाना, ये चीजें जो आती है वो इसमें निर्माण में आ जाती है, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग का अगर कोई काम कर रहा है ये कार्यशील जनसंख्या, तो हम ये कहेंगे वो सेकेंडरी जो व्यवसाय है वो कर रहा है। तृतीयक व्यवसाय में आते हैं व्यापार, परिवहन और संचार और उसके साथ साथ अन्य जो सेवाएं, चाहे वो घड़ी साज हो गया, आपकी घड़ी ठीक करने वाला हो गया, नल साज हो गया, नल ठीक करने वाला हो गया, एक शिक्षक हो गया जो आपको पढ़ा रहा है, तो किसी न किसी प्रकार की कोई सेवाएं दे रहा है, डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहा है, वकील अपनी सेवाएं आपको दे रहा है। तो इस प्रकार के जो काम अगर ये कार्यशील जनसंख्या करती है तो वो तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। चतुर्थक व्यवसाय है, उसके अंदर रिसर्च यानी अनुसंधान और सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्निकल काम, रिसर्च का जो काम करने वाला कोई व्यक्ति है वो चतुर्थक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। अब आपको ये समझेंगे तो फिर यार इससे पता क्या चला, जब इनके आंकड़े आते हैं, डाटा आते हैं, तो उससे क्लियर हो जाता है कि जो देश प्राथमिक व्यवसाय से ज्यादा जुड़ा हुआ है, यानी कार्यशील जनसंख्या का अधिकतर भाग उस देश का अगर प्राइमरी वर्क में लगा हुआ है, इसका मतलब वो देश या तो अल्प विकसित है या फिर वो विकासशीलता की तरफ बढ़ रहा है। तो अल्प विकसित जो देश होते हैं वो ज्यादातर प्राथमिक व्यवसायों को अपनाते हैं, और द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक व्यवसाय, इनमें अगर किसी देश का रेशो है, पर अनुपात है वो ज्यादा है, इसका मतलब वो एक विकसित देश है। तो विकसित देश के जो वर्किंग जो जनसंख्या होती है वो अधिकतर दूसरे, तीसरे और
चतुर्थक व्यवसाय से जुड़ी हुई होती है, जबकि अल्प विकसित या विकासशील देश की जो पॉपुलेशन है, कार्यशील जो पॉपुलेशन है, वो प्राथमिक व्यवसाय से जुड़ी हुई होती है। तो इससे हमें आइडिया हो जाता है भी उस देश के अंदर कितना आर्थिक विकास है वो हो रहा है। तो इन चारों प्रकारों में कार्यशील जनसंख्या का जो अनुपात है वो किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास की हमें सूचना देता है। तो ये था अपना ये पूरा चैप्टर जनसंख्या संगठन का, जिसमें हमने लिंगानुपात, आयु संरचना, आयु लिंग पिरामिड, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या, साक्षरता और व्यावसायिक संरचना को अलग अलग पार्ट में अच्छे से इनको समझा है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा। तो इसी प्रकार पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। फिर मिलते हैं और नोट्स आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।